वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज से हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे एम्स नॉरसेट के लिए। इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट सीरीज 17 सीरीज हैं जो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी हैं। साथ ही साथ जीके के चैनल पर भी डेली का करंट अफेयर्स और जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो यहाँ पर गाइस, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। साथ ही साथ प्रीवियसली 5 से 6 साल तक के एम्स के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। तो आज है गाइस 22 अगस्त 2020, आपका एग्जाम होने वाला है 1 सितंबर 2020 को। तो आपका एग्जाम होने वाला है 1 सितंबर 2020 को। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप यहाँ से वीडियो देखें, घर में बुक्स पढ़ें, कोचिंग ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। बस आपको अच्छे से अपनी तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन है जो हो जाए। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूं मैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सिंगल नर्स इज असाइंड फॉर केयर एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अदर नर्सेस एंड अदर पर्सनल। दिस टाइप ऑफ नर्सिंग इज नोन एज। ऑप्शन है फंक्शनल नर्स, टीम नर्स, प्राइमरी नर्स, डी है टोटल पेशेंट केयर। तो एक नर्स सिंगल नर्स है जिसके लिए पेशेंट असाइन किए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी करना है अदर नर्सेस के साथ और जो अदर स्टाफ है वहाँ का उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। तो ये किस टाइप की नर्सिंग केयर में आएंगे? फंक्शनल नर्स, टीम नर्स, प्राइमरी नर्स और डी है टोटल पेशेंट केयर। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपनी आप को अच्छे से करना है, केयर भी करना है, कुछ टास्क दिए गए उनको कंप्लीट करना है और दूसरी जो नर्सेस उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, अदर पर्सन उनके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो ये कहलाएगा प्राइमरी नर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, प्राइमरी नर्स। और जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन था यहाँ पर फंक्शनल नर्स। तो फंक्शनल नर्स का मतलब होगा कि ये टास्क ओरिएंटेड है, इसके लिए एक टास्क दे दिया गया है तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। टीम नर्सिंग का मतलब होगा डिसीजन मेकिंग अकर्स ओवर अ सिंगल शिफ्ट। एक सिंगल शिफ्ट में सभी डिसीजन आपको लेने होंगे एज अ टीम लीडर और नर्स मैनेजर के तौर पर। फिर टोटल पेशेंट केयर। तो टोटल पेशेंट केयर में सिंगल शिफ्ट में एक ही रजिस्टर्ड नर्स होगी और एक ही पेशेंट की आपको पूरे तरीके से केयर करनी होगी। तो वो केयर किस तरीके में जाएगी? टोटल पेशेंट केयर में। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके की जो नर्सिंग केयर होगी ये। नेक्स्ट, विटामिन विच हेल्प इन वुंड हीलिंग। कौन सा विटामिन वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और डी है यहाँ पर विटामिन ई। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। यदि इसका केमिकल नेम पूछा जाता है तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी क्या करते हैं? वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होते हैं। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन और आता है, विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे आइटम्स होते हैं खाने पीने के, उनमें प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ आंवला में है सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर अदर ऑप्शन है विटामिन के ई ए। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है और विटामिन ए है जो आँखों के अच्छे विजन के लिए, देखने के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, पेशेंट विथ लिवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ। एक पेशेंट है इसको लिवर प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेट करती हुई कोई डिसीज है, तो उसमें एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। तो ये किसके कारण हो रही है? ऑप्शन है यहाँ पर फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फॉल इन ऑस्मोटिक प्रेशर, राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पेशेंट में क्या हो रहा है? एडिमा डेवलप हो रही है, पेशेंट है लिवर प्रॉब्लम का पेशेंट है, तो उसमें जो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है जिसके कारण उसके लिए क्या हो रही है? लिवर प्रॉब्लम है जिसके कारण क्या हुआ? ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो स्वेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर, क्योंकि एल्ब्यूमिन है जो किससे प्रोड्यूस होता है? लिवर से।
और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए। यदि लिवर में ही कोई प्रॉब्लम है तो एल्ब्यूमिन का लेवल कम रहेगा, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा और एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल रिफर्स टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट। यहाँ पर इथिकल प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो कौन सा है जिसमें क्लाइंट के लिए आप अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए वो टर्म दिया जाए गुड टू द क्लाइंट। ऑप्शन है यहाँ पर बेनिफिशियंस, ऑटोनॉमी, नॉन मॉलफिशियंस और डी है जस्टिस। तो यहाँ पर पेशेंट के अच्छे के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो एक इसमें आएगा बेनिफिशियंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए बेनिफिशियंस। नॉन मेलफिशियंस का मतलब होगा डूइंग नो हार्म, आप किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट एंड जस्टिस का मतलब होगा ट्रीट इक्वालिटी, जितने भी पेशेंट हैं उनको एक ही नज़र से देख के है जो आपके लिए, उनको अच्छे से इक्वल तरीके से ट्रीट करना होगा, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना होगा। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स। एपिकल पल्स को चेक कर ऑस्कल्टेट करने के लिए, सुनने के लिए सही लोकेशन क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, और डी है यहाँ पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। तो यहाँ पर एपिकल पल्स ऑस्कल्टेट करने के लिए लोकेशन क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पर सी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ये देखिए यहाँ पर एक बच्चे में एपिकल पल्स चेक की जा रही है और एक एडल्ट में। तो एपिकल पल्स को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस का जो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन है वहीं पर चेक क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पर हार्ट का एपेक्स पार्ट है जो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसी जगह पर है जो क्या किया जाता है? एपिकल पल्स को चेक किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जो इमेज दी हुई है इनसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर एपिकल पल्स चेक की जा रही है और जो आपका चेस्ट है वहाँ पर किस जगह पे चेक की जाती है? तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। और यहाँ यहीं पर क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पर हार्ट का जो एपेक्स पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज प्लीसिट मॉडल इज फॉर। तो यहाँ पर प्लीसिट मॉडल है किसके लिए? सेक्स थेरेपी, फैमिली थेरेपी, स्पिरिचुअल थेरेपी, और डी है यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी। जो प्लीसिट मॉडल है ये सेक्स थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। प्लीसिट का जो एक्रोनाम है वो क्या है? परमिशन। इसमें बहुत सारे टर्म यूज होते हैं। परमिशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक सजेशन एंड इंटेंसिव थेरेपी। यहाँ पर प्लीसिट का फुल फॉर्म भी आप इसको मान सकते हैं। पी रिप्रेजेंट द परमिशन, एल आई रिप्रेजेंट द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, एस एस स्पेसिफिक सजेशन और आई टी इंटेंसिव थेरेपी। तो एक मॉडल है, इसको डेवलप किया था साइकोलॉजिस्ट जैक एनन ने। सेक्सुअलिटी इशू रहे किसी भी पेशेंट में तो उनको चेक करने के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया है वो क्या है? प्लीसिट मॉडल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मेडिकेशन फ्रॉम द टिश्यू। कौन सी टेक्निक यूजफुल रहेगी? आप यदि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिसिन को लीकेज होने से बचाने के लिए टिश्यू में क्या है जो सबसे बेस्ट रहेगा? ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेचिंग द स्किन, एडमिनिस्ट्रेशन एट एन एंगल 90 डिग्री, स्लो पुश ऑफ इंजेक्शन, और डी है मसाजिंग द स्किन विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर द इंजेक्शन। यहाँ पर आपके लिए आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी मेडिकेशन को लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए कि टिश्यू में लीकेज ना हो उस मेडिकेशन का, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेचिंग द स्किन, क्योंकि जेट ट्रैक मेथड है जो उसमें स्किन को स्ट्रेच करके इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है जेट ट्रैक मेथड में कि जो स्ट्रेच करेंगे हम स्किन को तो पूरी जिगजैग अरेंजमेंट में आ जाएगी, जिसके कारण टिश्यू में किसी भी तरीके की जो मेडिसिन है वो लीकेज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए स्ट्रेचिंग द स्किन। नेक्स्ट इज Best position given to an unconscious client while performing the oral care.
यदि आप किसी क्लाइंट के, जो अनकॉन्शियस क्लाइंट है, बेहोश है वो क्लाइंट, तो उसकी ओरल केयर कर रहे हैं आप, तो कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी? ऑप्शन है यहाँ पर सुपाइन, साइड लाइंग, सिटिंग और डी है स्टैंडिंग। तो अनकॉन्शियस क्लाइंट को ना तो आप खड़ा कर सकते हैं, सुपाइन भी नहीं लिटा सकते, एस्पिरेशन का डर रहेगा, ना ही उसको बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, साइड लाइंग पोजीशन। साइड लाइंग पोजीशन क्यों प्रोवाइड कराएंगे इस तरीके से? ताकि एस्पिरेशन का जो खतरा रहे, एस्पिरेशन का रिस्क रहे, वो कम रहे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कि जब भी किसी अनकॉन्शियस क्लाइंट की ओरल केयर कर रहे हो तो उस टाइम पे हमें उस पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करानी है। और यदि एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है, किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है तो कौन सी पोजीशन देंगे? तो उसके लिए सुपाइन पोजीशन देंगे। नेक्स्ट इज टेपिंग ओवर द फेशियल नर्व कॉजेज ट्विस्टिंग ऑफ द फेशियल मसल्स, इट इज नोन एज। आपने किसी के फेस को क्या किया? टैप किया, जोर से प्रेस किया, तो वहाँ पर जो फेशियल नर्व है क्या करेंगी? फेशियल मसल्स को ट्विस्ट करेंगी। तो ये कौन सा साइन कहलाएगा? हॉमन साइन, चौवस्टिक साइन, चैडविक साइन और डी, नन ऑफ द अबव। तो ये जो साइन होगा ये कहलाएगा चौवस्टिक साइन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, चौवस्टिक साइन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 2-year-old child, the pinna needs to be held in which direction? एक 2 साल का बच्चा है, उसका ईयर एग्जामिनेशन करना है, तो आप पिन्ना को किस डायरेक्शन में पुल करेंगे, खींचेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, स्ट्रेट बैक और डी है पुल इट डाउनवर्ड। तो यदि आप 2 साल के बच्चे का ईयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके पिन्ना को आप किस डायरेक्शन में रखेंगे? तो आपको क्या करना है, बच्चा यदि 3 साल से कम की एज का है, लेस देन 3 ईयर एज है उसकी, तो पिन्ना को क्या करना है? पहले डाउनवर्ड एंड देन आफ्टर बैकवर्ड खींचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। यदि बच्चे की एज क्या है? लेस देन 3 ईयर है, तो पुल द पिन्ना डाउनवर्ड एंड आफ्टर दैट बैकवर्ड। और यदि मोर देन 3 ईयर है, पहले अपवर्ड एंड देन बैकवर्ड आपके लिए पिन्ना को खींचना होगा, पुल करना होगा। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। यदि लेस देन 3 ईयर ओल्ड के बच्चे को पूछे कि पिन्ना को किस डायरेक्शन में रखना है, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि मोर देन 3 ईयर और एडल्ट है, तब अपवर्ड एंड बैकवर्ड पिन्ना को पुल करना है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज। ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यू में, क्या टर्म इसके लिए हम देंगे? ऑक्सीजन की कमी का होना टिश्यू में, क्या टर्म देंगे? ऑप्शन है हाइपोक्सिया, साइनोसिस, हाइपोक्सेमिया और एपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन की कमी पूछिए टिश्यू में तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोक्सिया। यदि ब्लड में पूछते तो वो होता हाइपोक्सेमिया। और साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यदि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी पूछते हैं तो वो होगा हाइपोक्सिया। ब्लड में पूछेंगे, ब्लड में यदि ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वो होगा हाइपोक्सेमिया। और रेस्पिरेशन ही एब्सेंट है फॉर मोर देन 20 सेकेंड के लिए, तो वो होगा एपनिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अ नॉन इकोनॉमिक गुड। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो नॉन इकोनॉमिक गुड है, उसमें किसी भी तरीके की इनकम नहीं होगी, आपके पैसे नहीं लगेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर सर्विस, टीचर सर्विस, बैंकर सर्विस और डी, मदर सर्विस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बहुत ही ईजी है, वो है डी, मदर सर्विस। कोई भी माँ अपने बच्चों की देखरेख के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए किसी भी तरीके की इकोनॉमिक पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लेगी, निस्वार्थ होकर अपनी सेवा करती है अपने बच्चों की। तो इसी तरीके से यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक गुड पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मदर सर्विस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर बैग बाल मास्क वेंटिलेशन। इनमें से बैग बाल मास्क वेंटिलेशन का इंडिकेशन क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, baby is apneic with heart rate less than 100 beats, good respiratory effort at birth with heart rate of 120 beats। तो यहाँ पर बैग बाल्ब मास्क वेंटिलेशन का मतलब होता है एम्बू बैग से आप किस तरीके से बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बेबी इज एपनिक विथ हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स।
क्योंकि जो डायफ्रेगमेटिक हर्निया और मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी है, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, बैक बाल मास्क वेंटिलेशन है कॉन्ट्राइंडिकेट रहते हैं। 120 बीट से यदि एट बर्थ हार्ट रेट है तो ये अच्छी कंडीशन में बेबी हुआ है। तो एपनिक विथ हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स है, तो इस कंडीशन में हम बैक बाल मास्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्योंकि बैक बाल मास्क के लिए ही कभी कभी क्या नाम दिया जाता है, एम्बू बैग। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी होगी। हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसको जनरली कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो आयरन इंजेक्शन को आप किसी भी एडल्ट में किस तरीके से है जो इंजेक्ट करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, और डी है यहाँ पर जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो जो आयरन इंजेक्शन होते हैं जनरली कैसे होते हैं, इरिटेबल होते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करना होगा। जो भी डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड मसल हैं तो उनमें इनको इंजेक्ट करना होगा इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू, और लीकेज को भी प्रिवेंट करना है ताकि ये टिश्यू में जाके किसी भी तरीके का इरिटेशन ना करे। आयरन इंजेक्शन की जो मेडिसिन है वो टिश्यू में जाके किसी भी तरीके का इरिटेशन क्रिएट ना करे। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या होगी, वो होगी जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि जो आयरन इंजेक्शन कैसे होते हैं, इरिटेशन क्रिएट करेंगे। यदि आपने जो वेल डेवलप्ड मसल्स नहीं है वहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किया तो क्या क्रिएट करेगा, इरिटेशन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वेल डेवलप्ड जो मसल्स रहेंगी वहीं पर इनको जेट ट्रैक मेथड के थ्रू एडमिनिस्टर करना होगा बाय इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आयरन इंजेक्शन की मेडिसिन है वो टिश्यू में लीक नहीं होगी और किसी भी तरीके का इरिटेशन और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। नेक्स्ट इज, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लिकेबिलिटी, यूजेबिलिटी, और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो एक एसेंशियल कैरेक्टर है रिसर्च का, वो है ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के पहले मेन क्या रखना चाहिए हमें, उसका ऑब्जेक्ट, कि हमें रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या एम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ऑब्जेक्टिविटी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस टाइप के आपको और वीडियोस चाहिए हैं 1 सितंबर तक, कि नहीं चाहिए, किस टाइप के वीडियो चाहिए, तो उसी टाइप के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो गाइज जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।